गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब और हम इस टॉपिक में इंडो चाइना वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग हमारा टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है। इस टॉपिक हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था और आज का टॉपिक हमारा फास्ट फॉरवर्ड सीनो इंडियन रिलेशनशिप सिंस 1962। जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल ही ख़त्म हुए थे। इंडिया और चाइना के युद्ध के बाद हमारे जो राजनीतिक संबंध थे वो बिल्कुल ही बुरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। कई सालों तक दोनों देशों के बीच किसी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। It took more than a decade for India and China to resume normal relation. 10 साल से भी ज़्यादा वक्त लग गया इंडिया और चाइना को इस युद्ध के बाद एक नॉर्मल रिलेशन स्टैब्लिश करने में। It was in 1976 that full diplomatic relations were restored between the two countries. 1967 के बाद से धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन में कुछ सुधार आने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी was the first top leader. He was then external affairs minister to visit China in 1979. तो 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय वो इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने चाइना का विजिट किया। तो इस युद्ध के बाद अगर हमारे कोई टॉप लीडर चाइना विजिट करने गए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। Later, Rajiv Gandhi became the first prime minister after Nehru to visit China. इस युद्ध के बाद अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो राजीव गांधी ही वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इस युद्ध के बाद चाइना विजिट के लिए गए। Since then, the emphasis is more on trade relation between the two countries. In the book Contemporary World Politics, you have already read about this development. उसके बाद धीरे धीरे दोनों के देशों के संबंध में सुधार आने लगा और आज चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। The Sino-Indian conflicts affected the opposition as well. This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). इस युद्ध की वजह से नेहरू, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सबको तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी ही पड़ी। पहली बार लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया, अविश्वास प्रस्ताव आया। इस वॉर से कम्युनिस्ट पार्टी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। इस वॉर की वजह से और सोवियत और चाइना की बढ़ती हुई दूरी की वजह से भारत की कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ने लगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी दो फैक्शन में डिवाइड हो गई। एक फैक्शन वो था जो सोवियत यूनियन का सपोर्टर था और दूसरा फैक्शन था चाइना सपोर्टर्स। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में इस युद्ध की वजह से डिवीजन देखने को मिला। कुछ नेता इसके वो थे जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर रहे और कुछ नेता थे जो चाइना के सपोर्टर रहे। This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. जो pro-USSR थे वो CPI के नेता जो USSR के समर्थक थे वो CPI के अंदर ही रहे और ये पार्टी कांग्रेस से और नज़दीकी बढ़ाने लगी। कांग्रेस से और नज़दीक हो गई ये पार्टी। द अदर फैक्शन वाज समटाइम्स क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। दूसरा सेक्शन जो चाइना से काफ़ी क्लोज था उसने कांग्रेस से दूरी बना ली। The party split in 1964 and the leaders of the later factions formed Communist Party of India Marxist (CPIM). In the wake of China War, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो नेता जो चाइना के सपोर्टर थे
उन्होंने अपनी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और इसके नेता क्योंकि चाइना को सपोर्ट कर रहे थे तो इनमें से बहुत से नेताओं को अरेस्ट भी किया गया। The war with China alerted Indian leadership to the volatile situations in the Northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenges of national integration and political unity. तो इस युद्ध की वजह से सबसे पहले हमारा इस युद्ध के बाद हमारा ध्यान ये गया कि हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट का रीजन बहुत ही आइसोलेटेड है। पार्टीशन की वजह से हिस्सा देश सा अलग थलग सा पड़ गया। इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत कम है। उसके अलावा भी नेशनल यूनिटी बनाए रखने के लिए इस रीजन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, जिसकी वजह से नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ तक हमने कल ही पढ़ लिया था बेटा। आज हम वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया। पार्टीशन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगभग कभी भी अच्छे नहीं रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन के बाद एक तो पार्टीशन के टाइम में हुई जो हिंसा थी, जो कम्युनल वायलेंस था, और पार्टीशन से पहले भी जो कम्युनल वायलेंस हुआ पाकिस्तान के निर्माण को लेकर, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए, उसकी वजह से उस सांप्रदायिक दंगों को काफ़ी लंबे समय तक भुला ही नहीं पाए। उसके अलावा सांप्रदायिक दंगों के अलावा कश्मीर एक ऐसा इश्यू था जो दोनों देशों के बीच टेंशन का हमेशा ही कारण बना रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था और अंग्रेज सरकार हमारे वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रजवाड़े थे, उन्हें अधिकार देके गए थे कि इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा है तो वो भी आज़ाद हो गए हैं। जिस तरह से अंग्रेज भारत को आज़ादी देके जा रहे थे तो उस समय प्रिंसली स्टेट भी आज़ाद हो गए, तो उन राजाओं को अधिकार दे दिया कि वो अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, चाहे तो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उस आज़ाद कुछ ही 2 ही महीने के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के 2 ही महीने के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गया। कुछ कबायली घुसपैठिए कश्मीर में आक्रमण करने लगे, कश्मीर में घुस आए और वहाँ आक्रमण करने लगे। जैसे वो बहुत आगे बढ़ते ही चले गए, कश्मीर में कबायली घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण होना शुरू हो गया और इस अतिक्रमण की वजह से राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस मदद मांगी तो मदद करने से पहले राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के सिग्नेचर के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। इस सिग्नेचर के बाद ही भारत की सेना गई और पाकिस्तानी जो कबायली घुसपैठी थी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर यह मामला यूएन में चला गया और यूएन ने वहाँ पे दखलंदाजी देना शुरू किया और उनके दखलंदाजी के बाद कश्मीर में एक LOC लाइन खींची गई। इस LOC लाइन के इधर का हिस्सा, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास रह गया और बाकी हिस्सा हमारे पास रह गया। तो कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। हम जानते हैं कि राजा हरि सिंह के सिग्नेचर के बाद ये भारत का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। वहीं पाकिस्तान मानता है कि कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसीलिए वो हिस्सा पाकिस्तान के पास रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा इश्यू है जो बार बार इन दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बन जाता है।
In the case of Pakistan, the conflict started just after partition over the dispute on Kashmir. You will read more about the disputes in Chapter 8. A proxy war broke out between India and Pakistani army in Kashmir during 1947 itself, but this did not turn into a full war. The issue was then referred to the UN. Pakistan soon emerged as the critical factor in India's relations with the US and subsequently with China. और हम जानते हैं कि कोल्ड वार के दिनों में पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। अब पाकिस्तान का यूएस ब्लॉक में ज्वाइन कर लेना और पड़ोस में चाइना जैसा देश होना जिसने हम पे वार भी किया था, तो ये दोनों ही तरफ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेज रहा। The Kashmir conflict did not prevent cooperation between the government of India and Pakistan. The Kashmir conflicts did not prevent cooperation between the government of India and Pakistan. Both the governments worked together to restore the women abducting during partitions to their original families. A long-term disputes about the sharing of river water was resolved through mediation by the World Bank. The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. Despite all ups and downs in Indo-Pak relations, this treaty has worked well. कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट तो तब से लेकर अब तक ही दोनों देशों के बीच है। इस कॉन्फ्लिक्ट के होने के बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ अच्छे टर्म्स भी रहे हैं कुछ बातों को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टीशन के वक्त बहुत सारे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। लोग रातों रात अपना घर बार छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह गए और सांप्रदायिक हिंसाएं भी हुई। इस भयानक त्रासदी के समय कई जो फीमेल्स थे पार्टीशन के दौरान इधर से कोई अपने परिवार से बिछड़ चुकी थी, तो पार्टीशन के बाद वो वुमेन्स जो अपने परिवार से बिछड़ गई हैं, जो परिवार के लोग दूसरे साइड जा चुके हैं पर वो इधर ही रह गई, या इधर वाले के परिवार के लोग पाकिस्तान के जैसे परिवार इधर आके वो उधर ही रह गई हैं। ऐसी जो महिलाएं जो अपने परिवार से बिछड़ चुकी हैं उनको अपने ओरिजिनल फैमिली को लौटाने का काम हुआ। और इसके अलावा सिंधु नदी जल समझौता हुआ 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ। सिंधु नदी जल संधि हुई और इस जल संधि को आज तक भी, चाहे भले रिलेशन हमारे कितने ही बुरे हों, इस जल संधि को आज तक भी हम अपना रहे हैं और इस ट्रीटी को फुलफिल कर रहे हैं। इस ट्रीटी के अंदर अकॉर्डिंग जो हमारी नदियां हैं, जो पंजाब से बहने वाली जो 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन नदियों का पानी में से, इन नदियों के वाटर में से कितना % पाकिस्तान यूज़ करेगा और कितना भारत के हिस्से में आएगा, ये जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को हम आज भी फुलफिल कर रहे हैं। A more serious armed conflicts between the two countries began in 1965, as you'd read in the next chapter. By then, Lal Bahadur Shastri had taken over the Prime Minister. In April 1965, Pakistan launched armed attack in the Run of Kutch area, Gujarat. जिस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय 1965 के अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ इलाका है उधर की तरफ से अटैक स्टार्ट कर दिया। दिस वॉज फॉलोडेड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त-सितंबर। और अगस्त-सितंबर के इलाके में ही अप्रैल में रन ऑफ कच्छ की तरफ से आक्रमण किया और सितंबर में उन्होंने आक्रमण जम्मू कश्मीर की तरफ से कर दिया। यानी कि दोनों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया, गुजरात की तरफ से भी आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर की तरफ से भी आक्रमण किया। पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर, बट इट डिड नॉट हैपन। In order to ease the pressure on the Kashmir front, Shastri ordered Indian troops to launch a counteroffensive on the Punjab border. In a fierce battle, the Indian army reached close to Lahore. जिस समय भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। अगस्त के महीने में
अगस्त के महीने में उन्होंने रन ऑफ कच्छ, अप्रैल के महीने में रन ऑफ कच्छ इलाके में से आक्रमण किया, तो वहीं आगे उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ से आक्रमण शुरू कर दिया जब अगस्त सितंबर के आसपास। इन दोनों तरफ से आक्रमण को रोकने के लिए हमारी सेना ने पंजाब की तरफ से आगे बढ़ना शुरू किया, और पंजाब की तरफ से हमारी सेना आगे बढ़ती चलेगी और लाहौर तक पहुंच गई, लाहौर तक एरिया को जीत लिया था। द हॉस्टिलिटीज came to end with an UN interventions. Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, brokered by the Soviet Union in January 1966. Though India could brokered by Soviet Union in January 1966, though India could inflict considerable military loss on Pakistan. In 1965, war added India's already difficult economic situation. तो इस युद्ध में हमारी सेना पंजाब की तरफ से आगे बढ़ती चलेगी और लाहौर तक पहुंच गई और काफ़ी हिस्सा हमने जीत लिया था। यूएन की दखल अंदाजी देने के बाद इस युद्ध को रोकना पड़ा, और इस युद्ध शांति के लिए ताशकंद में समझौता कराया गया, जो कि सोवियत यूनियन की मध्यस्थता में हुआ। ताशकंद समझौते के लिए पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान आए और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए। ये एग्रीमेंट जनवरी 1966 में हुआ था ताशकंद में, और इस एग्रीमेंट के दिन, जिस दिन से ये एग्रीमेंट हुआ उसी दिन रहस्यमय हालत में लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया ताशकंद में, और जिसको अभी तक नहीं सुलझाया जा सका। उनके मौत का कारण अभी तक नहीं सुलझ पाया है। तो 1965 का हमने वार पड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और इस वार को हमने रोका, और यूएन इंटरवेंशन के बाद इस वार को रोकना पड़ा, और पीस एग्रीमेंट हुआ ताशकंद में। अपने देश की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान आया था। 1966 में ताशकंद में समझौता, और इस समझौते के तुरंत बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, जिसको अभी तक भी कारणों का नहीं पता चला पाए हम। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम बांग्लादेश वार 1971 पढ़ेंगे।